एक गिरोह का आतंक 2014। एक गिरोह जो शहर में आतंक मचा रहा था। रात के अंधेरे में ये गैंग हमला कर रहा था। ये साए लंबे होने वाले थे। घने अंधेरे में मुजरिम और ढीठ होने वाले थे, बेलगाम होने वाले थे। वो हर रात अपना एक नया शिकार तलाश करते। तो हम कहानी की शुरुआत करें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और कहानी पूरी जानने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये कहानी है एक गिरोह के आतंक की, जिसमें बारी बारी कई परिवारों को न सिर्फ लूटा गया बल्कि शारीरिक एवं मानसिक घाव भी दिया गया। ये कहानी शुरू तो हुई थी 24 अक्टूबर 2014 को, लेकिन इस केस की जड़ें और पहले के कई केसों से संबंधित थी। 24 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के कंट्रोल रूम को एक फ़ोन आता है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है और वो बताता है कि हमारे घर में लूटपाट हुई है और मेरे परिवार वालों को बुरी तरह से घायल किया गया है। पुलिस तुरंत नरेंद्र पाठक, जो कि उस आदमी के पिता थे, उनके घर के लिए रवाना हो जाती है। वह नरेंद्र पाठक बहुत बुरी तरह से घायल थे। उनके सिर से लगातार खून बह रहा था। पुलिस उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाती है और उनका बेटा, जिसने पुलिस को कंट्रोल रूम में फ़ोन किया था, उसे भी सिर पर मारा गया था और उसका भी फर्स्ट एड इलाज चल रहा था। दूसरी तरफ उनकी पत्नी बेड से टेक लगाए ज़मीन पर एकदम शॉक्ड हालत में बैठी थी, एकदम खामोश। पुलिस देखती है कि सारा घर उथल पुथल हो गया था। सतीश पाठक से पूछताछ के दौरान वो बताता है कि रात करीब 2:30 बजे के करीब मैंने किचन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी। जब तक मैं वहां जाता उसके पहले ही मेरे पापा नरेंद्र पाठक, जो कि करीब 70 साल के आसपास के थे, वो वहां पहुंच चुके थे। हमलावरों ने उन्हें सर पर किसी भारी चीज़ से मारकर घायल कर दिया था। जब मैं अपने पापा के पास पहुंचा तो वे ज़मीन पर पड़े कराह रहे थे और उनके सिर से खून बह रहा था। फिर मेरे भी सिर पर किसी ने वार किया और मैं भी ज़मीन पर गिर पड़ा। वे लोग शायद 3 लोग रहे होंगे और उन सभी ने अपना चेहरा किसी कपड़े से ढक रखा था। जब पुलिस ने अच्छे से घर की तलाशी ली तब उन्हें पता चला कि मेन गेट पे कोई फोर्स एंट्री नहीं है, लेकिन किचन का ग्रिल टूटा हुआ था। मतलब साफ था कि वो हमलावर किचन के रास्ते ही घर में घुसे होंगे। सतीश की पत्नी सुधा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो एकदम सदमे में थी। घर के कंपाउंड में सतीश की गाड़ी भी नहीं थी। जहां चाबी रहती थी, चाबी भी वहां नहीं थी। सतीश ने अपने बयान में बताया कि मैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं और मेरी वाइफ सुधा एक डॉक्टर है। सुधा का क्लिनिक मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफिस के पास ही है, इसीलिए डेली हम एक साथ ही आते जाते थे। कल भी मैंने उसे पिक किया और घर आकर मैं, सुधा, मेरे पापा और मेरी बेटी सब एक साथ खाना खाया और हम लोग फिर सोने अपने अपने रूम में चले गए थे। फिर मेरी आंख तब खुली जब हमलावर घर में अंदर दाखिल हुए थे। मुझे भी उन लोगों ने पापा की तरह बांध दिया था और सुधा को भी। फिर उन्होंने हमसे पैसों के बारे में पूछा। जब मैंने कहा कि पैसे हम यहाँ नहीं रखते, उन्होंने हमें धमकाया कि हम तेरे बाप को तड़पा तड़पा के मारेंगे। जल्दी से बताओ पैसे कहाँ हैं। हमने कुछ देर नहीं बोला तो उन्होंने मेरे पापा के पैर पे ज़ोर से मारा। तब मैंने जल्दी से उन्हें बताया कि पैसे बेडरूम में बेड के नीचे एक सूटकेस में रखा है। दिमाग फटा जा रहा था इस ख्याल से कि हमारी 6 साल की बच्ची सौम्या बेडरूम में ही थी। डर के मारे हम सब सुन्न थे कि क्या किया था उन्होंने सौम्या के साथ। फिर वो पैसे लेके चले गए थे, धमकी देते हुए कि अगर हमने कोई चालाकी की तो वो लौट कर हम सबको मार देंगे। उन्होंने हम सब का मोबाइल फ़ोन ले लिया था और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गए। मैं समझ गया था कि वो लोग मेरी कार लेकर जा रहे थे, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सौम्या कहाँ है। मैंने जल्दी से हम सब लोगों को खोला और भागकर हम बेडरूम में गए, लेकिन सौम्या वहीं नहीं थी। हम एकदम डर गए थे। मेरी पत्नी ने अपने होश खो दिए थे। वो चिल्लाने लगी थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। तब हमें सौम्या के चिल्लाने की आवाज़ बाथरूम में से आई। हम जब बाथरूम में गए तब एक बड़ी बाल्टी के नीचे सौम्या छिप कर बैठी थी। दरअसल रात को सौम्या ने अपने मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। ये उठी और देखा कि वे लोग उसकी माँ के साथ झड़प कर रहे थे। सौम्या ने डर के मारे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी, लेकिन गाड़ी स्पॉट नहीं हुई थी। सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज निकलवाई जाती है। सतीश की पत्नी सीनियर इंस्पेक्टर से सिर्फ एक बात ही कहती है कि प्लीज़ जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं उन्हें। और सर वो 3 नहीं बल्कि 4 थे। अब पुलिस चौंक जाती है, तुरंत सुधा से पूछताछ आगे बढ़ाती है। सतीश जल्दी से कहता है कि ये जो हुआ है मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है
अब तुम क्या बता रही हो? 3 हो या 4 क्या फ़र्क पड़ता है? इस समय मेरे पापा घायल हैं, हम लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपके पापा आउट ऑफ डेंजर हैं, हमें आपकी पत्नी से बात करने दीजिए। ये हमें शायद कुछ ऐसा बता दें कि जिससे हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लें। बताइए सुधा, क्या बताना चाहती हैं आप? सुधा कहती है कि उन्हें जल्दी से पकड़िए। वो 4 थे, उन्होंने मुंह पे कपड़े लपेटे हुए थे। उन्होंने सतीश और पापा को घायल कर दिया था और मैं जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और घसीट कर मुझे दूसरे कमरे में ले गए। मेरे हाथों को बेड से बांध दिया और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर बारी बारी से उन चारों ने मेरा बलात्कार किया। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही। उन्होंने मुझे धमकाया था कि अगर मैं चिल्लाई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। करते वक्त उनके चेहरे से कपड़ा हट गया था, मैंने उन्हें देखा था। सतीश कहता है कि ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस वक्त आप अपनी पत्नी पे ध्यान दीजिए, वो बहुत बहादुर हैं जो अपने ऊपर हुए जुर्म को दबाने के बजाय उसका खुलासा कर रही हैं। हम वादा करते हैं सुधा, आपको न्याय मिलेगा। सुधा को तुरंत मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया और उस घर के नौकर को उठाकर उससे पूछताछ किया गया। उस घर की साफ सफाई करने वाली से भी पूछताछ किया गया। सतीश बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे होने के कारण मेरे यहाँ अक्सर कैश होता था। उस सूटकेस में करीब 15 लाख कैश था। पुलिस को वे बताता है कि ये कैश करीब 1 हफ्ते पहले से ही था। सतीश का बंगला बहुत सुनसान जगह पे था। उस कॉलोनी में कोई वॉचमैन नहीं था और न ही कोई सीसीटीवी कैमरा ही था, इसीलिए पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस अनुमान लगाती है कि वे हमलावर बहुत शातिर होंगे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये कांड किया था। सुधा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उन 2 हमलावरों का स्केच बनवाया गया। उसने पूरी डिटेल से सब कुछ बताया था। सुधा ने एक और अहम बात पुलिस को बताई थी कि उन चारों में से जिसने सबसे पहले मेरा रेप किया था उसकी आवाज़ मैं पहचान सकती हूँ। शायद उन चारों का लीडर यही था, पर उसके बोलने का लहजा यहाँ का तो नहीं था। शायद बंगाल साइड का हो, शायद वो बंगाली हो। सतीश की गाड़ी पुलिस को कुछ किलोमीटर की दूरी पर राणा नगर में मिलती है और सुधा के फ़ोन का लोकेशन भी वहीं का होता है। पुलिस तुरंत राणा नगर पहुंचती है, वहां से सतीश की गाड़ी को बरामद करती है। कार के पास से 3 सिम कार्ड्स भी मिलते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलवाया जाता है और कार की स्कैनिंग करवाई जाती है। कार में मिले फिंगरप्रिंट्स के सारे हिस्ट्री शीटरों से मैच करवाया जाता है। आसपास के गांव में पूछताछ की जाती है और स्केच भी दिखाया जाता है। गांव वालों को इनकी सारी डिटेल दी जाती है। वहाँ के गांव वाले पुलिस को कोऑपरेट करते हैं। तीनों सिम कार्ड्स इन्हीं तीनों के थे। फ़ोन को IMI ट्रैकिंग किया जाता है। सतीश पाठक की भी बैकग्राउंड की जांच की जाती है। खबरियों को अलर्ट करवाया जाता है। उधर वे चारों आपस में एक दूसरे को अलर्ट कर रहे थे। वे जान गए थे कि पुलिस उन्हें बहुत ज़ोरों शोर से ढूंढ रही है। कौन किसे संदेशे भेज रहा था, वो कौन लोग थे जो इन चारों को इस संगीन जुर्म के बाद भागने में मदद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन चारों बेलगाम क्रिमिनल्स का कोई कोऑर्डिनेटर था, कोई कठपुतली कार। पुलिस हर तरह से जांच कर रही थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। 2 सस्पेक्ट्स के स्केचेस और चारों के डिटेल्स के साथ एक इंटर स्टेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। देश के अलग अलग राज्यों की हिस्ट्री शीटर्स और जेल में पूछताछ हुई। हर स्टेट की क्राइम डेटाबेस को बारीकी से खंगाला गया और वे चारों आराम से न जाने किस बिल में छुपे बैठे थे। तब उसी दौरान पंजाब के पुलिस की तरफ से एक कॉल आई दिल्ली पुलिस को। पंजाब पुलिस ने यहाँ की पुलिस को बताया कि आप जैसा केस हमारे यहाँ भी लगभग 4 महीने पहले हुआ था। आपके केस से कई चीज़ें इस केस से मिलती हैं, जैसे इंडिपेंडेंट प्लॉट में बंगलो, CCTV का ना होना, वॉचमैन का ना होना और हाईवे से लग के घर, और घर में घुसने की मोडस ऑपरेंडी भी वही थी। इस केस में भी किचन की ग्रिल को तोड़कर वे लोग अंदर आए थे। विक्टिम्स को वैसे ही बांधा गया था। पूरा का पूरा ऑपरेशन ठीक इसी वाले केस की तरह था। हमलावरों को मानो घर की पूरी जानकारी थी और जैसे ही इस केस में विक्टिम्स अपने केस को शो करने में हिचकिचा रहे थे, ठीक हमारे केस में भी ऐसा ही था। अब यहाँ की पुलिस पंजाब उन लोगों से मिलने जाती है। डॉक्टर मनीष ग्रेवाल के घर की भी छानबीन की जाती है। मनीष बताते हैं कि वे लोग जेवर पैसे लूटे और चले गए। मनीष ग्रेवाल की 16 साल की एक बेटी भी थी जो एकदम खामोश थी। उसे देखकर पुलिस कुछ चौंकी भी थी। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या उन्होंने पैसे के बारे में आपसे बंगाली लहजे में पूछा था? तब मनीष कहते हैं कि हाँ, ये तो मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शायद वो ऐसे ही बात कर रहे थे। क्या आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आपकी बेटी त्रिशा को भी उन्होंने बांधा था?
अभी वो उनसे पूछ ही रहे थे कि त्रिशा अपने कमरे से बाहर आती है। उसके पिता उससे अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती है और कहती है कि मुझे पुलिस से कुछ बात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है। वो कहती है कि वो स्केचेस जो आपने मम्मी पापा को दिखाए थे मैं इन्हें जानती हूँ। मैंने उस रात इन लोगों को देखा था। उस रात से हर रात ये चेहरा मेरे सामने आता है और मैं कांपने लगती हूँ। इस स्केचेस में इसने टॉवेल जैसा पहना है, लेकिन मैं आपको इसके चेहरे बाल वगैरह की प्रोसेस डिटेल दे सकती हूँ। इस स्केच में इसने टॉवेल जैसा पहना है, लेकिन मैं आपको इसकी चेहरे बाल वगैरह की प्रॉपर डिटेल दे सकती हूँ। क्या इन केसेस में कोई पर्सनल एंगल था या फिर ये कुछ और ही था? ये अब तक क्लियर नहीं था कि इन चारों बेलगाम से हमलावरों की लगाम क्या दरअसल किसी पांचवे के हाथ में थी। अलग अलग राज्यों में हुए ये दो क्राइम्स एक जैसे थे, मानो किसी एक गिरोह ने किया हो। त्रिशा पहले वाले ऑफिसर से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैंने आपको पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस रात उन लोगों ने मेरे कमरे में मुझे बांधकर मेरे साथ बारी बारी से बलात्कार किया था। सर मैं उन्हें उतना ही दुख देना चाहती हूँ जितना उन्होंने मुझे दिया। सर मैं उस रात नींद में थी। वे 4 लोग थे। अगर वे 1 या 2 होते तो मैं कुछ करती, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती और शायद ये सब ना होता। पुलिस उसे दिलासा देती है कि हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ेंगे। अब त्रिशा उन लोगों को स्केच बनवाती है। ये दोनों कांड डॉक्टरों के घरों में हुए थे, डॉक्टर मनीष ग्रेवाल और डॉक्टर सुधा पाठक। अब पंजाब पुलिस को ऐसा ही एक केस और याद आता है जो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था, आउट ऑफ पंजाब। वहाँ भी एक चौधरी फैमिली थी, डॉक्टर विलास चौधरी, और पुलिस डॉक्टर विलास चौधरी के घर भी पता लगाने जाती है। वहाँ भी विलास चौधरी उन्हें चोरी मारपीट के बारे में बताते हैं। उन्होंने भी सिर्फ इतना ही बताया था कि उन लोगों ने हमें बांध दिया था और हमारे घर को और कार को लूट कर ले गए थे, जो 5 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। अब पुलिस विलास की पत्नी की तरफ रुख करती है, जो बेहद सदमे में लग रही थी। पुलिस वाले विलास की पत्नी से भी पूछताछ करती है, लेकिन विलास भड़क गया। वो कहता है बार बार आप लोग हमें परेशान करने आ जाते हैं। हम सब कुछ बता चुके हैं। मेरी पत्नी से आप क्या पूछना चाहते हैं? चले जाइए यहाँ से, हम कुछ नहीं बताएंगे। पुलिसकर्मी विलास को समझाती हैं कि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे। पुलिस विलास से कहती है कि आपकी क्लिनिक में और जिन जिन हॉस्पिटलों में विजिट करते हैं वहाँ पर जितने आपके पेशेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, और ख़ास करके आपके वो पेशेंट जिनसे आपका कभी कोई झगड़ा हुआ हो या ट्रीटमेंट को लेकर, फीस को लेकर या किसी भी बात को लेकर। प्लीज़ डॉक्टर सुधा और डॉक्टर मनीष से भी लिस्ट बनाने को कहा गया। त्रिशा ने स्केच बनवा दिया था। अब ऑफिसर्स दिल्ली लौट आते हैं और पंजाब पुलिस भी अपना काम पूरी लगन और जिम्मेदारी से करती है। सारे स्केचेस को फिर से घुमाया जाता है, सारे खबरियों को एक्टिवेट करवाया जाता है। गिरोह के एक सदस्य के पक्के स्केच के आधार पर बड़े पैमाने पर इंटर स्टेट सर्च ऑपरेशन दोबारा से लॉन्च हुआ। खबरियों का हर नेटवर्क ओवर टाइम कर रहा था। पंजाब के डॉक्टर मनीष ग्रेवाल और डॉक्टर विलास चौधरी और दिल्ली की डॉक्टर सुधा पाठक ने अपने अपने पेशेंट्स की लिस्ट भेजी। एक एक नाम स्कैन हुआ, ये पता करने के लिए कि क्या ये 3 अटैक्स जुड़े हुए थे। ये तीनों डॉक्टर जिस जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी करते थे वहाँ पुलिस ने पूछताछ की, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये तीनों डॉक्टर में कोई कनेक्शन था। पुलिस उस एक सिंगल सुराग की तलाश में थी जो उन्हें जल्द से जल्द इन हमलावरों तक पहुँचा सकता हो। इस गिरोह की दरिंदगी और वहशियत के शिकार जो हुए थे वो सभी अब काफ़ी अचरज में थे कि ऐसा कौन था उनके अतीत में जिसने इतने क्रूर तरीके से उनके साथ प्रतिशोध लिया। 3 घरों में डकैती और गैंगरेप करने वाला 4 लोगों का ये गिरोह पुलिस के शिकंजे से फिलहाल बहुत दूर था। पेशेंट्स वाला एंगल जो पुलिस टटोल रही थी वो उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिससे मौजूदा माहौल में और उलझन पैदा हो गई। फिर पंजाब के एक दूसरे एरिया में डॉक्टर जैन के घर एक और कांड हो जाता है। पूरा पैटर्न वही था, उन तीनों केसेस जैसा। पुलिस एकदम घनचक्कर हो जाती है। डॉक्टर जैन की पत्नी का भी गैंगरेप हुआ था। पुलिस अब अनुमान लगाती है कि शायद कोई स्पॉटर होगा जो इन घरों को पहचानता होगा। पुलिस फिर से सुधा पाठक के घर जाती है। वहां उस घर के बाहर काफ़ी देर खड़े रहने के बाद पुलिसकर्मी को एक लड़की जो कूड़ा कचरा बीनने वाली थी दिखाई पड़ती है। वो उसे लड़की से पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को इस बंगलों के आसपास देखा था। वो कहती है कि नहीं साहब, इतना समय ही कहाँ होता है कि कहीं और देखूं, मैं अपने काम में ही लगी रहती हूँ। उसका नाम यास्मीन हैदर था। पश्चिम बंगाल में भी खबरियों को अलर्ट किया जाता है। इस केस में चारों आरोपियों के अब तक कोई सहायक तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वे लोग पुलिस से 2 कदम नहीं बल्कि 2 मील आगे थे, क्योंकि कोई उन्हें लगातार खबर देता जा रहा था। पर ये कब तक चलता? हर बेलगाम घोड़े के लिए लगाम एक दिन कसती ही है।
दरअसल उसी दौरान डॉक्टर सुधा पुलिस को बताती हैं, बल्कि दिखाती हैं उसके फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ उन अपराधियों के अपने आप आ जाते हैं। वो पुलिस को बताती है कि जो मेरा फ़ोन उन्होंने चुराया था, वो ऐसे ब्रांड का था जिसमें एक अपना ही साइबर स्पेस होता है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स या माई स्पेस की तरह। तो कोई भी अगर उस फ़ोन से कोई फ़ोटोग्राफ खींचता है तो वो ऑटोमेटिकली उस साइबर स्पेस में स्टोर हो जाती है। तो चोरी के बाद जितनी भी तस्वीरें ली गई हैं वो साइबर स्पेस में स्टोर हो गई। हादसे के बाद मैंने दूसरी कंपनी का मोबाइल लिया था, लेकिन वो यूज़फुल नहीं था, तो मैंने ये कल ख़रीदा जो मेरे पहले वाले ब्रांड का है। वेब मोबाइल स्टोरेज के साथ सिंक करने पर कंपनी से मैसेज आया कि स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए। मुझे अजीब लगा क्योंकि हादसे से पहले मेरा स्टोरेज फुल नहीं था। मैंने फ़ोल्डर खोला तो ये सारे फुटेज मुझे अपलोडेड मिले। उन तस्वीरों के प्रिंट आउट करवाया गया, यानी कि वे अपराधी उस फ़ोन को बिना सिम कार्ड के यूज़ कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार भी फ़ोन को स्विच ऑन नहीं किया था। पुलिस सोचती है कि बिना सिम कार्ड के बिना फ़ोन डेटा ऑन किए ये फ़ोटोग्राफ्स वेब ड्राइव स्टोरेज में कैसे अपलोड हो गए। हो सकता है कि वाईफाई नेटवर्क के थ्रू अपलोड हुआ है। चोरी हुआ फ़ोन जब वाईफाई नेटवर्क के रेंज में आया होगा तो ये सारे फ़ोटोज ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए होंगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सुराग अपने आप पुलिस के गोद में आकर गिरा था। एक फ़ोटो में वो मेन आदमी एक शॉप के बाहर खड़ा था जिसमें बांग्लादेश का पता लिखा था। अब पुलिस के हाथ में बहुत बड़ा सुराग लगा था। पता लगाने पर यह खुलासा हुआ था कि कुछ बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे से एक आदमी खबरी को एक नाम राशिद शेख के बारे में बताता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले ये चारों इस राशिद के घर आकर ठहरे थे। अब पुलिस उस राशिद को दबोचती है, उसे खूब तोड़ा जाता है। पहले तो वो बहाने बनाता है, फिर उन चारों के नाम बताता है: आसिफ अंसारी, आबिद मिर्ज़ा, मोहम्मद अकरम मीर, मजीद सैयद। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था, ये ढाका बांग्लादेश के हैं, हम यहाँ मेहनत मजदूरी करने आए थे। पुलिस पूछती है कि सुधा पाठक का घर कैसे चुना, कोई और भी था क्या तुम्हारे साथ? तब वो कहता है कि हाँ साहब, एक लड़की थी, अमरीन हैदर। अब पुलिस को धक्का लगता है कि वो कचरा बीनने वाली लड़की जिससे हम पहले पूछताछ कर चुके हैं। वो बताता है कि उसने पूरे घर की जानकारी ली और हमको बताया, और हमने मजीद, राशिद, आसिफ को बताया। तुरंत पुलिस अमरीन को पकड़ती है। पंजाब में एक और आदमी इनका साथी था जिसका नाम था जुबैर शेख। वहाँ के घरों की जानकारी ये जुबैर ही दिया करता था। उसे भी पुलिस तुरंत पंजाब से पकड़ लेती है। उन चारों के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि आबिद और मजीद इस समय लखनऊ में थे, और आसिफ और मजीद के बारे में उन्हीं को पता होगा। लखनऊ से पता लगाकर उन दोनों को भी दबोचा गया। उनसे मजीद और आसिफ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि मजीद भी यहीं लखनऊ में ही है। काफ़ी मशक्क़त एवं जद्दोजहद के बाद मजीद को भी पकड़ा गया। बाद में पता चला कि इस समय आसिफ ढाका बंगाल में है। उसका एड्रेस पता करके वहाँ की पुलिस आसिफ के घर पहुंची, उसे भी अरेस्ट किया गया। उस गिरोह ने जो 4 घर लूटे थे और 4 गैंगरेप किए थे, उनमें कोई पर्सनल एंगल शामिल ही नहीं था। चारों परिवार डॉक्टर वाले होना वाकई महज एक इत्तेफाक था। चारों घर सिर्फ इसलिए निशाना बनाए गए थे क्योंकि वहां से भाग निकलना आसान था और उन घरों में इस गिरोह का विरोध करने वाला कोई नहीं था। साथ ही ये गिरोह इसलिए भी कामयाब हो पाया क्योंकि उन्हें लोकल लोगों का सपोर्ट मिला था, जिन्हें लूट का हिस्सा दिया गया था। ये चारों बांग्लादेशी युवक इंडिया में अवैध प्रवासी थे, नौकरी की तलाश में आए हुए थे, जिन्हें जुर्म का रास्ता पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका लगा और अपनी हवस की घिनौनी प्यास बुझाने का भी। तो बस जो भी घर उन्हें आसान लगा अटैक करने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया। खौफनाक और विकृत जुर्म का ये सिलसिला तो पुलिस ने ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या इस तरह के जुर्म पूरी तरीके से रोके जा सकते हैं? जुर्म पर पूरी तरह से अंकुश लगाना वास्तविक तौर पर संभव नहीं है, लेकिन इस केस में एक संगीन जुर्म होने के बाद भी वही जुर्म कई और बार दोहराया गया, उसी इलाके में भी और पास के कई अन्य जगहों पर भी। इसमें दो राय नहीं है कि जुर्म को रोकना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब जुर्म से लड़ने वाले तमाम सिस्टम्स पर लगाम इस तरह से कसी जाए कि जहां पूरी देश की पुलिस और प्रशासन के बीच में एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन हो। जुर्म होते ही इन्फॉर्मेशन तुरंत शेयर हो और एक्शन सख्त हो। साथ ही पूरी दृढ़ता और जिम्मेदारी से उन सभी कोशिशों को भी बढ़ाना होगा जो मुजरिमों को बेलगाम होने से रोके, फिर वो चाहे हिस्ट्री शीटर हों या नौसिखिए। इस केस के सभी आरोपी मजीद, आबिद, राशिद, आसिफ और जुबैर और अमरीन को आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, धारा 458 के तहत किसी के घर में घुसकर चोरी के लिए और धारा 325 के तहत किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन पर विदेशी घुसपैठ के लिए फॉरेन एक्ट
13 और 14 भी लागू हुए हैं। इसके अलावा मजीद, राशिद, आबिद और आसिफ पर आईपीसी की धारा 376 के तहत गैंगरेप और धारा 497 के तहत अडल्ट्री के चार्जेस भी लगाए गए हैं। तो इन बांग्लादेशी अपराधियों के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।